कौन सी सेल? स्टिंगिंग सेल। और स्टिंगिंग सेल का दूसरा नाम होता है नीडोब्लास्ट, या इसी को नीडोसाइट भी कहा जाता है। ठीक है। और ये स्टिंगिंग सेल को नीडोब्लास्ट कहेंगे या नीडोसाइट कहेंगे। और सिलेंट्रेटा नाम इसका इसलिए पड़ता है, सिलेंट्रेटा नाम इसका इसलिए पड़ता है क्योंकि इसमें गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? सिलेंट्रॉन। उठा के बैठो, पूरा बाजा बजा रही हो तुम लोग आकर के ना। बैठने के लिए आवाज नहीं करना पड़ता है जाहिलों की तरह से, ठीक है। एक तो चिरौरी करके माँ बाप भेज रहे होंगे, उठा करके जाओ पढ़ लो पढ़ लो। ठीक। इतनी अकल होनी चाहिए तुमको कि क्लास चल रही है तो थोड़ा सा देख करके उठा करके बेंच बैठे, बताना ना पड़े, बिना आवाज किए बैठो, नहीं तो जो आवाज करेगा उसको सीधे बाहर का रास्ता दिखाएंगे, वो भी सिखाना पड़ेगा हमको। सीलेंट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। तो सीलेंट्रॉन, सीलेंट्रॉन या गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, को ही क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी क्योंकि इसमें डाइजेशन होता है, इसलिए गैस्ट्रो वर्ड जुड़ा हुआ है। और पानी का मूवमेंट होता है, वैस्कुलर। ठीक है। तो सीलेंट्रॉन और स्टिंगिंग सेल, ये दो फीचर है फाइलम सीलेंट्रेटा के मेंबर्स में। अब कुछ चीजें और लिखी हैं, उसको समझ लेते हैं इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बारे में। जैसे मान लो सिलेंट्रेटा का एक टिपिकल एग्जाम्पल है, मतलब कॉमन एग्जाम्पल है हाइड्रा। उसका एक मॉडल डायग्राम हम बनाते हैं। हाइड्रा की बॉडी सिलिंड्रिकल होती है, ठीक है। और सिलेंट्रेट में जो माउथ होता है वो एक कोनिकल प्रोजेक्शन के ऊपर होता है। ये जो देख रहे हो कोनिकल प्रोजेक्शन, ऐसे कोन जैसा निकला हुआ है ना, ऐसे कोन जैसा, इसको हाइपोस्टोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपोस्टोम। तो बॉडी में एक कोनिकल प्रोजेक्शन होता है जिसको हाइपोस्टोम कहते हो। और ये हाइपोस्टोम के टिप पर माउथ होता है। हाइपोस्टोम के टिप पर क्या होता है? माउथ होता है। और यहां पर यह ध्यान रखना कि चारों तरफ, इस हाइपोस्टोम के चारों तरफ टेंटिकल्स निकले रहते हैं। टेंटिकल्स निकले रहते हैं जिनके मदद से सिलेंट्रेट्स में मूवमेंट होता है, फूड को पकड़ करके माउथ में डालता है। ये क्या है? टेंटिकल्स है। और ये टेंटिकल्स जो निकले हुए हैं ये हाइपोस्टोम के चारों तरफ से निकले हुए हैं, तो इनको लिख लो टेंटिकल्स। तो ये हो गया टेंटिकल्स। कितने लोग को समझ में आ रहा है ये? तो सीलेंट्रेट, जो सीलेंट्रेट है उसकी बॉडी सिलिंड्रिकल होगी और उसके बॉडी में ऊपर की तरफ कोनिकल प्रोजेक्शन होगा। खासकर जब हम हाइड्रा का एग्जांपल लेते हैं, उस कोनिकल प्रोजेक्शन को हाइपोस्टोम कहेंगे और उसके टॉप पर क्या होगा? माउथ। ये सिंगल ओपनिंग होगी, ठीक है। और यहां पर बॉडी के अंदर, अब जाहिर सी बात है बॉडी है तो बॉडी वॉल भी होगी। तो ये बॉडी वॉल है इसका, मान लेते हैं ये बॉडी वॉल है, ठीक है। बॉडी वॉल ही नहीं है बल्कि बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल दोनों आकर के आपस में मिल गए हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। और ये बीच में एलिमेंट्री कैनाल वाली कैविटी थी जो चौड़ी हो गई है, इसी कैविटी को बोलते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। तो बेटा ये जो हाइड्रा के अंदर ये कैविटी दिख रही है ना, यही है सिलेंट्रॉन। और इसकी ये, इसमें दो लेयर है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इसमें दो लेयर है, एक्टोडर्म भी है और एंडोडर्म है। और बीच में क्या है? मीजोग्लिया। बीच में क्या है? मीजोग्लिया है। ध्यान रखना, ये पूरा दो लेयर है इसके बॉडी वॉल में, ठीक है। तो सीलेंट्रेट
की जो बॉडी होती है उसमें अंदर एक कैविटी होती है, उस कैविटी को ही सिलेंट्रॉन कहते हैं। और उसकी बॉडी वॉल, अब सो कॉल्ड जो बॉडी वॉल हो गई, उसमें दो लेयर हो गए, एक्टोडर्म लेयर और एंडोडर्म लेयर, इसलिए ये डिप्लोब्लास्टिक हो गया। क्या हो गया? डिप्लोब्लास्टिक। तो तुमको अच्छे तरह से ये समझ में आना चाहिए कि ये जो बाहर वाला लेयर है वो है एक्टोडर्म, और जो अंदर वाला लेयर है वो क्या है? एंडोडर्म। उसी से बना है, ठीक है, उसी से बना है एंडोडर्म। और इस दो जर्म लेयर के कारण जो सिलेंट्रेट की बॉडी है उसको डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिप्लोब्लास्टिक। तो सिलेंट्रेट जो होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके बॉडी में दो जर्म लेयर से बने हुए चीजें होती हैं। और अंदर की कैविटी को बोलेंगे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो हाइपोस्टोम होता है सिलेंट्रेट में, उसके टिप पर क्या होता है? माउथ होता है। और हाइपोस्टोम के चारों ओर क्या होगा? टेंटिकल्स होंगे, ठीक है। अब स्टिंगिंग सेल की बात कर लें। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी समझ में आ गया, ठीक है। जो स्टिंगिंग सेल है, स्टिंगिंग सेल की लोकेशन कहां होती है? तो वो बॉडी में आउटर लेयर में होती है। मतलब ये स्टिंगिंग सेल, यानी जो बाहर वाला लेयर होगा उसमें कुछ कुछ जगह पर स्टिंगिंग सेल पाई जाएगी। तो स्टिंगिंग सेल बॉडी पर भी पाई जाती है और स्टिंगिंग सेल टेंटिकल्स पर भी पाया जाता है। कहां पाया जाता है? टेंटिकल्स पर। तो बेटा ये स्टिंगिंग सेल की लोकेशन है, जो लाल लाल रंग से बनाए हैं। कौन सी सेल है? स्टिंगिंग सेल है, स्टिंगिंग सेल। तो स्टिंगिंग सेल जो है वो, या इसी को हम बोलते हैं नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट। तो नीडोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट, ठीक है। तो नीडोब्लास्ट टेंटिकल पर भी होता है और बॉडी पर भी होता है। ये एनसीईआरटी बुक लिख रहा है। कितने लोग को समझ में आ गया? तो लिख लेना, स्टिंगिंग सेल या नीडोब्लास्ट लोकेटेड ऑन बॉडी एंड टेंटिकल्स, located on body and tentacles, ठीक है। अच्छा, इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में होता क्या है? जब पानी माउथ के रास्ते अंदर जाता है तो भोजन भी अंदर जाता है, और ये जो अंदर वाली सेल है वो बाहर एंजाइम निकालती हैं। तो डाइजेशन बाहर होगा कि अंदर होगा? बाहर, शुरुआती। जब भोजन कुछ डाइजेस्ट हो जाता है और कुछ नहीं डाइजेस्ट हुआ, तो जो नहीं डाइजेस्ट हुआ वो फिर अंदर ही अंदर सेल में चला जाता है और वहां डाइजेशन होता है। यानी सिलेंट्रेटा में दो तरह का डाइजेशन, पहला जो डाइजेशन होगा वो इस कैविटी में होगा, और जो बचा खुचा डाइजेशन है वो सेल के अंदर होगा। कितने लोगों को समझ में आया? यानी इसमें दोनों तरह का डाइजेशन ऑब्जर्व होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर। तो लिख लोगे कि सिलेंट्रेटा में डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इंट्रासेलुलर भी होता है। ये सब पॉइंट ऐड करते जाओ। डाइजेशन जो होगा सिलेंट्रेट में इज फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर। मैं फर्स्ट भी लिखवा दे रहा हूं, फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर। तो डाइजेशन जो होगा वो पहले एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, देन इंट्रा सेलुलर होगा, यानी दोनों तरह का डाइजेशन होगा। देन इंट्रा सेलुलर, देन इंट्रा सेलुलर। तो डाइजेशन इज फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर, देन इंट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब आउटसाइड सेल। बेटा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो होगा आउटसाइड सेल होगा, सेल के बाहर होगा। यानी सेल के बाहर कहां? जगह बताओ। हाँ, इन गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। स्पंज के बॉडी में भी एक कैविटी थी, उस कैविटी का नाम क्या था? स्पंजोसील। क्या उसमें डाइजेशन होता था? नहीं। लेकिन सिलेंट्रेट के बॉडी में जो कैविटी है क्या नाम है उसका? सिलेंट्रॉन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, उसमें डाइजेशन होता है। तो ये फर्क है। अच्छा, और जो इंट्रासेलुलर मतलब सबको मालूम है स्पंज में कैसा डाइजेशन होता है? केवल इंट्रासेलुलर। तो ये इनसाइड सेल, इसमें दोनों तरह का डाइजेशन हो रहा है, इनसाइड सेल एंड आउटसाइड सेल। तो डाइजेशन की कहानी खत्म हो गई। सिलेंट्रेटा में डाइजेशन कहां होता है, कितने तरह का होता है वो बता दिया आपको। अच्छा, सिलेंट्रेटा की बॉडी वॉल भी दिख गई, डिप्लोब्लास्टिक है, दो जर्म लेयर से बनी है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है।
हाइपोस्टोम नाम भी दिया है, देखोगे उसमें तो हाइपोस्टोम वह कोनिकल प्रोजेक्शन होता है, ये नहीं पता कोनिकल है क्या है, बस कोनिकल प्रोजेक्शन होता है। हाइपोस्टोम उसी के टिप पर माउथ होता है, देखो लिखा होगा हाइपोस्टोम नाम मिला। तो ऐसा कोई भी उभार जो बॉडी पर कोन जैसा निकला होगा उसको क्या बोलेंगे, हाइपोस्टोम कहेंगे। और टेंटिकल उसी हाइपोस्टोम के चारों ओर निकले रहते हैं, हाइपोस्टोम के बेस से निकले होते हैं। बेटा हाइपोस्टोम का बेस यही है ना, यहीं से टेंटिकल निकले हुए हैं। स्टिंगिंग सेल की लोकेशन पूछ देगा तो बोल देना बॉडी पर भी होती है और टेंटिकल पर भी होती है। क्लियर हो गया। अब थोड़ा स्टिंगिंग सेल के बारे में कुछ और भी बताना चाह रहे जो उसमें लिखा है 1-2 पॉइंट। चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये जो नीडोब्लास्ट है उसको मैं नीडोब्लास्ट लिखता हूं या स्टिंगिंग सेल जो भी लिख लो। तो ये जो नीडोब्लास्ट है यानी स्टिंगिंग सेल, इसके अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल होता है। क्या होता है, इसके अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल होता है। कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल, स्टिंगिंग कैप्सूल मिला लिखा हुआ, हाँ तो इसके अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल होता है। ठीक है, तो नीडोब्लास्ट जो है उसके अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल होता है। यानी नीडोब्लास्ट और स्टिंगिंग कैप्सूल में क्या रिलेशन है, नीडोब्लास्ट तो एक सेल है, क्या है ये, सेल है, और ये स्टिंगिंग कैप्सूल उसके अंदर पाया जा रहा है, तो ये सेल ऑर्गेनल हुआ। क्या हुआ, सेल ऑर्गेनल हुआ, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, समझ रहे हो, ये सेल ऑर्गेनल हुआ। मेरी बात समझ में आ गया। तो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल, तो स्टिंगिंग कैप्सूल एक ऑर्गेनल है जो कि नॉर्मल तो नहीं है, हर सेल में तुम तो स्टिंगिंग कैप्सूल नहीं समझ सुनते होगे। ठीक है, अब जैसे स्टिंगिंग कैप्सूल जो है वो नीडोब्लास्ट में पाया जाता है, तो बगल में देखो एक डायग्राम दिया होगा, दिया है ना, वो डायग्राम जो है वो स्टिंगिंग सेल का दिया है, नीडोब्लास्ट का दिया है। तो वो क्या मतलब है उसको समझो। होता क्या है कि हम लोग उस डायग्राम को देखें, ये जो नीडोब्लास्ट होता है उसको बना रहे, ये मान लो एक सेल है, ठीक, और इससे एक प्रोजेक्शन निकला रहता है ऐसे ये, और ये एक ढक्कन लगा हुआ है, और अंदर एक पाउच होता है, ठीक, और इसी पाउच के अंदर एक थ्रेड जो है, थ्रेड पाया जाता है, ऐसा थ्रेड होता है जिसका बेस चौड़ा होता है और थ्रेड का आगे वाला हिस्सा जो है वो पतला होता है, ऐसे समझो। और इस थ्रेड में भी कांटे होते हैं, क्या होते हैं, कांटे होते हैं, और ये एक हेयर जैसा स्ट्रक्चर निकला रहता है यहां से। ठीक है, अब देखो तो यहां पर जरा ध्यान से ऑब्जर्व करना, और ये जो है ये सेल है, ये पूरी क्या है, सेल है। तो बेटा सेल है तो इसमें न्यूक्लियस भी होगा, क्या होगा, न्यूक्लियस भी होगा, इसमें न्यूक्लियस भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, जो जो नेसेसरी ऑर्गेनल, और ये बाहर साइटोप्लाज्म है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है, सेल है, नीडोब्लास्ट है, और उसके अंदर ये जो गोल सा पाउच देख रहे हो यही क्या है बेटा, स्टिंगिंग कैप्सूल है। हाथ उठाओ, कितने लोग को समझ में आया। तो सेल के अंदर क्या है, स्टिंगिंग कैप्सूल, सेल का नाम क्या है, नीडोब्लास्ट, इसके अंदर जो ऑर्गेनल है कैप्सूल, स्टिंगिंग कैप्सूल। अच्छा, ये जो स्टिंगिंग सेल है अभी ये डिस्चार्ज नहीं हुई है, देखो उसमें धागा निकाला होगा लंबा, बाहर यही चीज, ये चीज बाहर निकल गया है, ये चीज को बाहर अभी हमने नहीं निकाला है, ये अभी बंद है। तो बहुत लोग ताक रही क्या बना दिए, तो वही बता रहा हूं कि ये अभी बंद है, ये डिस्चार्ज नहीं हुआ है। हाइड्रा के बगल से कोई गुजरेगा, उसका दुश्मन है या कोई शिकार है, तो ये ढक्कन खुलेगा और ये धागा सट से बाहर निकलेगा और चुभ जाएगा। तो ये जो पाउच देख रहे हो, इसी पाउच में टॉक्सिन्स भरे होते हैं, क्या भरे होते हैं, टॉक्सिन्स, और धागा जो है इन्हीं टॉक्सिन्स से भीगा रहता है। इसी टॉक्सिन को हिप्नोटॉक्सिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिप्नो मतलब समझते हो, उसको पैरालाइज कर देगा, उसकी स्पीड को घटा देगा, या अगर बहुत ज्यादा इसका असरदायक है तो मार भी सकता है इसका टॉक्सिन। तो ये ध्यान रखना। तो स्टिंगिंग कैप्सूल एक पाउच है, उसके अंदर टॉक्सिन्स भरे होते हैं, और उसी के अंदर वो धागा भी डूबा रहता है। तो जाहिर सी बात है जब ये ढक्कन खुलेगा और ये धागा बाहर निकलेगा, तो ये धागा किससे भीगा होगा, टॉक्सिन से, और धागा नुकीला होता है, तो जब चुभेगा तो वो सारा टॉक्सिन किसके शरीर में जाएगा, जो शिकार है या कोई एनिमी है। तो जब किसी एनिमी को भगाना होगा तो हाइड्रा के बगल से गुजरेगा, तो उसके पूरे बॉडी पर स्टिंगिंग सेल है, टेंटिकल पर स्टिंगिंग सेल है, तो सब जो है दगना शुरू हो जाएंगे, तो उसके बगल में जो भी एनिमल मौजूद है वहां से भाग जाएगा।
मतलब ये अपने ऑफेंस के लिए हम मतलब प्रे को कैप्चर, देखो लिखा है क्या रोल है, देखो रोल लिखा है, नीडोब्लास्ट का रोल 3 रोल लिखा है, एनकरेज लिखा है, कैप्चर ऑफ प्रे, और एक और लिखा है डिफेंस, यही 3 काम लिखा है। तो रोल लिख लो, वही रोल करता है। तो रोल में कैप्चर ऑफ प्रे लिख लेना। कैप्चर ऑफ प्रे, जब उसको शिकार पकड़ना होगा भाई तो उसके लिए इसका इस्तेमाल करेगा, कैप्चर ऑफ प्रे। दूसरा हो गया डिफेंस। अच्छा, कई बार क्या होता है, कुछ स्टिंगिंग सेल ऐसी होती हैं जिसमें अंदर टॉक्सिन नहीं भरा रहता, गोंद जैसा सब्सटेंस भरा रहता है। क्या भरा रहता है? गम जैसा। तो जब ये धागा निकलेगा तो चिपचिपा होगा, तो पानी का बहाव तेज है तो अपने बॉडी से टेंटिकल से बहुत सारे स्टिंगिंग सेल को डिस्चार्ज करके टहनी को क्या कर लेगा, टहनी के साथ चिपक जाएगा। यानी वो अपने धागों के मदद से टहनी से क्या रहेगा, चिपका रहेगा, ताकि पानी में बहने ना पाए। कितने लोगों को समझ में आ गया? तो एनकरेज में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? एनकरेज, मतलब अपने आप को किसी चीज से होल्ड करवाने में मदद करता है, उसको क्या बोलते हैं? एनकरेज। तो एनकरेज भी इसका एक तीसरा काम हो गया, एनकरेज। यही 3 काम लिखा है ना, तो बस याद रखो। तो स्टिंगिंग सेल का रोल क्या है? स्टिंगिंग सेल की लोकेशन हम ऑलरेडी बता दिए हैं। स्टिंगिंग सेल का स्ट्रक्चर जो एनसीईआरटी बुक में दिया है उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लिख लेना, ये डिस्चार्ज हो गया है कि भी डिस्चार्ज नहीं हुआ है। एनसीईआरटी बुक में कौन सा स्टिंगिंग सेल है? डिस्चार्ज वाला है। तो पूछ देगा ये अनडिस्चार्ज स्टिंगिंग सेल का डायग्राम है कि डिस्चार्ज। तो ये लिख लो, ये अनडिस्चार्ज स्टिंगिंग सेल है, अनडिस्चार्ज्ड स्टिंगिंग सेल है, स्टिंगिंग सेल। ठीक है, चलो अब इसको अगर हम डिस्चार्ज करा देते हैं तो डिस्चार्ज वाला डायग्राम कुछ नहीं करना, बस ये ढक्कन खोल देना है बेटा। ये ऊपर वाला ढक्कन को ऑपरकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरकुलम। लिड बोलते हैं या क्या बोलते हैं? ऑपरकुलम। ऑपरकुलम मतलब ढक्कन, और ढक्कन का दूसरा मतलब ढक्कन को आप लिड भी बोलते हैं। तो ऑपरकुलम बायोलॉजिकल टर्म है, साधारण अंग्रेजी की भाषा में लिड बोलते हैं ढक्कन को। ठीक है, तो ये ढक्कन खोलना है बस। और ऐसी सिस्टम है कि जैसे ही ढक्कन खुलेगा स्प्रिंग जैसा जो है वो उछल के धागा बाहर आएगा, उस फोर्स के साथ आएगा, इतना फोर्स के साथ आएगा कि जो उसके बगल में उसके शरीर में क्या होगा, चुभ जाएगा। ठीक है ना? तो डिस्चार्ज वाले का जब डायग्राम बनाओगे तो ऐसे बना लेना। ठीक है, ये लिड को खोल देना, लिड खुल गया। ठीक, ये पाउच है अंदर वाला। ठीक है, और इस धागे को बाहर निकाल देना। ठीक है, ये धागा जो है ये बाहर निकल जाएगा इस तरह से, समझ में आया? ये कांटे ऐसे हो जाएंगे। अब ये कांटे जो है ना ये पूरे धागे पर भी हो सकते हैं। कहां हो सकते हैं? धागे पर भी हो सकते हैं। तो सोचो कितना खतरनाक है, चुभेगा, कई सारे कांटे एक ही धागे से चुभ जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको। और तुम कहोगे कि सर कैसे पता चलेगा कि डिस्चार्ज होना है, उसके पास तो कोई आंख होक तो है नहीं। तो तुम ये देख रहे हो ये जो निकला हुआ है, देखो इसमें कटीला चीज यहां भी कांटे जैसा निकला दिख रहा होगा चित्र में, इसको नीडोसील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीडोसील। तो जब ये टच होगा तो ये टच होगा तो अंदर ही अंदर सिग्नल जाएगा इस स्टिंगिंग कैप्सूल के पास, और तुरंत ये लिड खुलेगा और वो दग जाएगा। यानी इसका टच होना जरूरी है, फिजिकल स्टिमुलेशन जरूरी है। कितने लोगों को समझ में आया? तो वो सब चीज तो मैकेनिज्म तो सिलेबस में है नहीं, कोर्स में है नहीं। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना। अब सोचो तुम लोग का कोर्स इतना रिड्यूस कर दिया कि स्टिंगिंग सेल का फोटो भी दे दिया और लिख दिया कहां पाई जाती है, बस हो गया। हम लोग अपने समय, मुझे याद है जब मैं हाइड्रा पढ़ता था, हाइड्रा 20 पन्ने पढ़ता था। हाइड्रा आना दिखाएंगे कि हम लोग आज से मतलब इंटर कब किए, भूल गए इंटर कब किए हम। ठीक है, तो इंटर हम कब किए जी? कब किए? 90 में, 1990 में। तो 1990 में मैं जुबली में पढ़ता था। ठीक है, जुबली इंटर कॉलेज बहुत अच्छा स्कूल। तुमको लगता है बेकार है? मास्टर वहां कमीशन से चुन के आते हैं। ये जीएन और एलएफएस और ये जो स्कूल देखते हो, या पब्लिक सर्विस कमीशन से मास्टर जहां चुन के आता है, बिना पढ़े लिखे नहीं आता। वो ठीक है गवर्नमेंट कॉलेज है, वहां जाके मत मेहनत करो, लेकिन उसके दिमाग पर तुम शक नहीं कर सकते हो। समझे मेरी बात? तो उस समय हमको याद है
कि इतनी मोटी जूलॉजी की किताब होती थी, इसमें जब फाइलम पढ़ते थे तो कॉकरोच 30 पन्ने का। आप चलो गनीमत एनसीईआरटी बुक में कुछ कॉकरोच दिया है, लेकिन वो कितने पन्ने होंगे? 4-5, समझ रहे हो? 30 पन्ने का कॉकरोच, मतलब उसमें हर फाइलम का एक स्पेसिमन 20-20, 22-22 पन्ने का, सबका सबका आपको याद रखना। और जब बोर्ड की परीक्षा होती थी तो 11th और 12th अलग अलग नहीं आता था, 11th और 12th दोनों मिला के पूछता था 12th में। नहीं समझ रहे हो? जैसे आप क्या है 11th पढ़ के गए, 12th में 11th भूल गए, खाली हमको 12th का याद रखना है, वही 12 चैप्टर 13 चैप्टर। उसमें भी आफत है, उसमें भी आफत है कि कैसे हमारा होगा, पता नहीं अच्छा नंबर मिलेगा कि नहीं। तो मुझे वही याद आता है कि स्टिंगिंग सेल 5 तरह के होते हैं, स्टीनोटील्स, वॉल्वेंट्स, अलग अलग तरह के स्टीनोसील। इसमें थ्रेड, किसी थ्रेड में स्पाइन होगा कि नहीं, इसको बार्ब्स बोलते थे। क्या बोलते थे? बार्ब्स। तो मैं क्यों पढ़ा ले जाता हूं इस तरह से? क्योंकि बहुत ज्यादा जान के बैठा हूं। लेकिन अगर हम केवल एनसीईआरटी ही पढ़ते, मान लो तुमको ही पढ़ाना रहेगा, तो तुम उतना ही जानोगे ना जितना लिखा है। तो थोड़ा भी बच्चा इधर उधर गया तो आए बाएं करना शुरू। तो आज के टीचर्स जो मतलब नए इस जनरेशन के टीचर्स हैं, रिसेंट 10 इयर्स, जहां मतलब 1910 के मतलब 2010 के बाद से बने, उनको भी 13 साल हो गया। तो कहने के लिए लगेगा कि 13 साल है, लेकिन नॉलेज वही किताब पढ़ के है। क्योंकि सिलेबस गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया, तो पढ़ेंगे कहां से? पढ़ेंगे कहां से? या तो अपने मन से पढ़े, कोई पढ़ना नहीं चाहता। तो मैं आपको बता दूं, ये सब इंटरेस्ट के साथ होता है। तो ये सब, इसको नीडोसील बोलेंगे। इसमें एक स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर भी लगा होता है, शायद उसमें दिया है, नहीं दिया मुझे नहीं याद आ रहा है। उसमें स्प्रिंग जैसा कि स्ट्रक्चर भी होता है, दिया है? हाँ देखो, याद आ रहा था। ये इस तरह से ये स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर भी होता है, इसको लासो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो लेबलिंग पूछ दे, अगर दिया तो है ना, व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी। भाई अगर चित्र में दिया है तो नाम बताएं इसका। आप इसका नाम मान लो ए लिख दिया, इसका नाम मान लो बी लिख दिया, समझ में आ रहा है? इसका नाम पूछ देगा क्या बोलते हैं, सी, तो इसको बोलते हैं बार्ब, इसको बोलते हैं लासो, इसको बोलते हैं नीडोसील। ये हम लोग 11th में पढ़े हैं। कब पढ़े हैं? 11th में पढ़े हैं, 1989 में। ठीक है, तो याद रखो। तो आप सोचो, उतनी पुराने चीज आज भी कम से कम है, तो इसका नाम तो है, जिंदा है, ये मर नहीं गया है, इसका भी जिक्र कर रहा है एनसीईआरटी बुक। लेकिन वो काम आ रहा ना उस समय का पढ़ा। तो पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती है, पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती है। ठीक है, कल मेरे पास एक सॉफ्टवेयर वाला आया, मैं देख करके बहुत हैरान हो गया कि देखो साइंस कितना आगे चला गया है। वो तुम लोग गेम खोलते हैं ना, वो लगा करके आंख में, हाँ, तो वो सब कोई इंजीनियरिंग कॉलेज से बच्चे आए हैं, तो वो सॉफ्टवेयर सारी बायोलॉजी का उसमें डाले हुए हैं। तो हमको दिखा रहे थे, तो मैं पहन कैसे देख रहा था, तो देखा कि कोई आदमी पहन के इसको ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। हमके पागल हो गया क्या, इसको पहन के ऐसे ऐसे क्यों कर रहा है वो? तो अंदर उसको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो वो स्कल दिख रहा है। अब वो हाथ से पकड़ रहा है स्कल, उसको दिख रहा है कि आगे थोड़ी दूरी पर स्कल है, उसको दिख रहा है, तो हाथ ले जा रहा है स्कल पकड़ने के लिए। उसके बाद उसको इनलार्ज कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो स्कल उसमें स्क्रीन में बड़ा होता जा रहा है, समझ रहे हो? उसके बाद उसमें हड्डियां जो है वो उसी में पैनल भी दिख रहा है, पैनल पर दबाया तो अब कोई ऐसे करेगा, मान लो हम ऐसे कर रहे हैं, तो तुम क्या करो, क्या कर रहे हैं, पागल हो गए हैं क्या ऐसे? क्योंकि उनके सामने है कुछ नहीं, लेकिन उसके स्क्रीन पर सब दिख रहा है। पैनल दबाया, उस कल की सारी हड्डियां ऐसे उड़ने लगी, उड़ने लगी, समझ रहे हो? एकदम उड़ने लगी 3D में। उसके बाद उसको एक फ्रंटल बोन देखना है, तो फ्रंटल बोन जो है वो ऐसे पकड़ लिया, फ्रंटल बोन को फिर ऐसे कर रहा है, तो पीछे का दिख रहा है, फ्रंटल बोन को आगे कर रहा है, आगे का दिख रहा है। समझ रहे हो हमारी बात? तो इस तरह से एक डेमो देखा, दूसरा डेमो देखा, हम क्या इसका मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का दिखाओ, कहा नहीं बन पाए अभी। हम क्या जब बना के लाना बताना इसका तो हम बोर्ड पर भी बना देंगे। ठीक है, हार्डी विन पर दिखाओ कैसे सोल्यूशन लगेगा, कैसे सवाल लगेगा। बच्चे के लिए यूटिलिटी क्या है इसकी, मजा तो आ रहा है, लेकिन इससे सिलेक्शन नहीं होगा। खोपड़ी देख करके इधर उधर करेगा क्या? उसको 720 में 720 कैसे दिलवा सकते हो उससे? तो टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। अगर ये चीज पढ़ाई के समय बच्चों को 6, 7, 8, 9 में, तो उनका क्या होगा, क्लियर हो जाता है हर चीज। तो ये है इस तरह का जमाना। कभी आदमी सोच नहीं सकता था कि पन्ने में फोटो छपा हुआ बस मिलता था, और आज हालत है कि तुम उस फिगर को तुम कैसे भी देख सकते हो, प्रोग्रामिंग है उसमें। 20-25 हजार में वो सब कुछ दिख रहा है तुमको, उसमें जो भी प्रोग्राम चाहो क्या करो, सॉफ्टवेयर बनाओ, उसमें यूज कर लो, वो तो आता है। तो उसमें गेम भी खेलते हैं हम लोग को मालूम है, बैटिंग कर लो,
है? लगेगा कि स्टेडियम में खड़े हो तुम। वो पहन लो तो तुम कहां पहुंच गए, जुपिटर पे पहुंच जाओगे, तुम जुपिटर पहुंच जाओगे अगर वो पहन लिए, समझ रहे हो? मतलब क्रिकेट स्टेडियम में चले जाओगे, बॉल भी तुम्हारे सामने आएगी, बैट बैट वैसे फर्जी लकड़ी लेकर कैसे मारो, छक्का चौवा जो है पड़ेगा। तो ये इस तरह की डिवाइसेस हैं, उसको स्टडी के पर्पस के लिए उन्होंने सॉफ्टवेयर डाल करके उसको बनाया है। तो वही देख के मुझे याद आ गया कि चीजें बहुत सरल हो गई है, लेकिन बच्चों में नॉलेज लेने का भूख क्या हो गया है, काम हो गया, खत्म हो गया। वो चीज अगर हम लोग के समय मिलती तो हम लोग यहां थोड़ी ना रहते, नहीं रहते। प्रैक्टिकली बता दें तो होता क्या है, ब्रेन ब्रेन का यूसेज खत्म हो गया। ऐसा नहीं है कि ब्रेन कमजोर हो गया, इस्तेमाल खत्म हो गया। और जब कोई चीज आप यूज करना बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा समय के साथ, वेस्टिजियल, क्या हो जाएगा, तो कहेगा इसका तो ब्रेन ही खत्म, तो ब्रेन रिड्यूस होने लगेगा, उसकी पार सोचने की समझने की शक्ति क्या होने लगी, खत्म होने लगी। आप कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम लेते हैं, कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम लेते हैं, अभी लंबा सा कैलकुलेशन दे दिया जाए 6.4578 इंटू 10 पावर 39 अपॉन 6.0678 इंटू 10 पावर -19, देखो कितने देर में करते हैं एक्यूरेट, जहां फाइनल 3 डिजिट तक, डेसिमल पॉइंट के 3 डिजिट तक कितना देर में करोगे तुम लोग। उसी में कोई बच्चा जो है 2 मिनट करेगा, कोई 5 मिनट करेगा, किसी का 10 मिनट में भी आंसर नहीं आएगा। तो ये इसमें कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं है, ये तो तुम प्लस माइनस ही तो करना है, इसमें डिवीजन करना है, क्यों इतना ज्यादा टाइम लग रहा है। तो दिमाग के यूसेज की बात है इसमें, ठीक है। चलो बहरहाल, तो ये कैसा स्टिंगिंग सेल है, डिस्चार्ज स्टिंगिंग सेल है। कैसा है ये, डिस्चार्ज। ये स्टिंगिंग सेल बाहर निकल, ये जो स्टिंगिंग कैप्सूल है इसका थ्रेड बाहर आ गया है, ठीक है। तो इसको लिख लो डिस्चार्ज स्टिंगिंग सेल, डिस्चार्ज स्टिंगिंग सेल। तो स्टिंगिंग सेल का क्या काम होता है, स्टिंगिंग सेल पाया कहां जाता है, बॉडी और टेंटिकल पर, जो हम पहले बता चुके हैं इस फ्रेम के पहले। और स्टिंगिंग सेल का स्ट्रक्चर जो डायग्राम दिया है वो बता दिए। कितने लोगों को समझ में आ गया फाइनली ये, ठीक है। ये लिखना नहीं है, मैं जानबूझ करके पॉइंट नहीं बढ़ाना चाहता, बस ऐसे बोल दिया कि इसको लासो बोलेंगे, इसको नीडोसील बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, थ्रेड बोलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद लिख लो, इसके बाद लिख रहा है कि जो सीलेंट्रेट्स होते हैं उनमें कुछ सीलेंट्रेट्स को कोरल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोरल्स, मूंगे, इसको हिंदी में मूंगा बोला जाता है। तो कोरल्स जो होते हैं ऐसे सीलेंट्रेट्स होते हैं जिनके चारों ओर एक्सोस्केलेटन होता है। सिलेंट्रेट के चारों ओर, सभी सिलेंट्रेट के चारों ओर एक्सोस्केलेटन नहीं होता, लेकिन कोरल्स ऐसे सिलेंट्रेट होते हैं जिनके चारों ओर एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है। तो लिख लेना, कोरल्स आर सिलेंट्रेट्स having exoskeleton of कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है, एक्सोस्केलेटन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। अच्छा एक और चीज बता दें, सिलेंट्रेट जो होते हैं उनमें दो तरह का बॉडी फॉर्म होता है। सिलेंट्रेट जो होते हैं उनका जो बॉडी फॉर्म होता है दो रूप में देखे जाते हैं। सिलेंट्रेट का जो बॉडी अगर देखोगे तो दो रूप में दिखेगा। बॉडी फॉर्म्स सिलेंट्रेट में दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं पॉलिप और दूसरे को बोलते हैं मेड्यूसा। पॉलिप और मेड्यूसा। तो सिलेंट्रेट्स जो होते हैं उनका बॉडी फॉर्म दो तरीके का होता है, पॉलिप और मेड्यूसा। अब जैसे मान लो जो पॉलिप फॉर्म का एग्जांपल हाइड्रा, हाइड्रा किसका एग्जांपल है, पॉलिप का। पॉलिप का एग्जांपल है हाइड्रा। दूसरा लिख लो सी एनीमोन, सी एनीमोन। और तीसरा लिख लो यही कोरल्स। कोरल्स भी क्या होते हैं, कोरल भी क्या होते हैं, पॉलिप होते हैं। क्या होते हैं, पॉलिप। और तीसरा लिख लोगे कोरल्स, ठीक है। तो हाइड्रा, सी एनीमोन और कोरल्स ये होते हैं पॉलिप। और जो मेड्यूसा है उसका एग्जांपल है जेलीफिश। और मेड्यूसा का एग्जांपल लिख लेना जेलीफिश। मेडुसा का एग्जांपल लिख लीजिएगा जेलीफिश। जेलीफिश जिसका दूसरा मतलब साइंटिफिक नेम क्या है, ऑरेलिया। क्या है, ऑरेलिया। जितने बार बोलोगे उतने बार याद होगा, रिवीजन होगा। पॉलिप जो है बस ऐसे बता दे रहे कि पॉलिप जो होता है वो सिलिंड्रिकल होता है। जैसे हाइड्रा हमने बनाया था ना, ये मान लो पॉलिप है,
ये क्या है? पॉलिप है। ये इसका टेंटिकल है और ये ऐसा हाइपोस्टोम है और ये माउथ है। ये पॉलिप है। और इसी पॉलिप को उल्टा कर दो, ये वाला पोर्शन ऊपर कर दो, माउथ किधर कर दो? नीचे, और दबा दो। क्या कर दो? दबा दो। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसे हाइपोस्टोम नीचे आ गया, माउथ नीचे आ गया, ठीक। और इसका टेंटिकल तुमको बनाना पड़ेगा ना इस तरह से। हाइपोस्टोम के चारों टेंटिकल होता है कि नहीं, बोलो? तो ये हो गया मेड्यूसा। तो जेलीफिश ऐसी होती है, पॉलिप को उल्टा कर दो और दबा दो, मेडूसा बन गया, अम्ब्रेला जैसा हो गया। कितने लोगों को समझ में आया बेटा? तो लिखा है पॉलिप सिलिंड्रिकल होता है, मेडूसा क्या होता है? अम्ब्रेला जैसा होता है। पॉलिप जनरली मूव नहीं करता, क्या होता है? सेसाइल होता है। तो लिख लो पॉलिप की प्रॉपर्टी, जिनका बॉडी फॉर्म पॉलिप होता है वो देखने में सिलेंडर जैसे होते हैं, सिलिंड्रिकल होंगे और सेसाइल होंगे। क्या होंगे? सेसाइल होंगे। अच्छा, जिनका बॉडी फॉर्म मेडूसा जैसा होता है वो अम्ब्रेला लाइक होंगे। लिखा है, मिला कि नहीं मिला? कि खोज ही रहे हो अभी? और दूसरा क्या होंगे? फ्री स्विमिंग होंगे, फ्री स्विमिंग होंगे। तो जो शुरू में लिखा है ना कि सिलेंट्रेट्स आर सेसाइल और फ्री स्विमिंग, शुरू में ही एक दो लाइन में ही शुरुआत जब किया, तो सेसाइल कौन वाले होंगे? पॉलिप। फ्री स्विमिंग कौन वाले होंगे? मेडूसा। एग्जाम्पल दे दिया, जेलीफिश इसका एग्जाम्पल हो गया, हाइड्रा, सी एनीमोन और कोरल्स। कितने लोग को समझ में आ गया? ठीक है। तो ये जो पॉलिप हैं, यानी कोरल्स क्या होते हैं? पॉलिप्स होते हैं। ऐसे पॉलिप होते हैं जिनके चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन होता है। अब जैसे मान लो ये एक कोरल है। कोरल भी देखने में हाइड्रा जैसा ही होता है बेटा। ये मान लो कोरल है, ठीक है, ये इसके टेंटिकल है, कोरल है। अब ये क्या करेगा? अपने चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन सिक्रीट करेगा। ये इसका एक्सोस्केलेटन है जो इसी के चारों ओर होगा, कप जैसा, देख रहे हो? ये इसका एक्सोस्केलेटन है, यानी अपने आप को एक्सोस्केलेटन के अंदर रखेगा। कितने लोगों को डायग्राम समझ में आ गया? ये जो बाहर कप जैसा दिख रहा है वो क्या है? एक्सोस्केलेटन। जो ये कौन सा कलर है जो किस कलर का बना है? पिंक कलर का। ये एक्सोस्केलेटन है बेटा। और इसी एक्सोस्केलेटन, ये एक्सोस्केलेटन जो है चिपका हुआ है इसके बॉडी से, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है, और इसके अंदर क्या है? पॉलिप। यानी ये अपने एक्सोस्केलेटन इसका घर है, उसी में रह रहा है, कभी निकल नहीं पाएगा इससे बाहर, क्योंकि ये तो उसके शरीर से क्या है? चिपका हुआ है। और ये कभी जीवन में मूव नहीं करते हैं, कभी जीवन में मूव नहीं करते। तो तुम देखोगे कि ये समुद्र पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? समुद्र पाए जाते हैं। मरीन होते हैं कोरल्स, कभी भी नदी या तालाब में नहीं पाए जाते, ये हमेशा मरीन होते हैं, समुद्र पाए जाते हैं, ठीक है। और एक और चीज बता दें कोरल के बारे में, तुम जानते हो कि अगर ये समुद्र पाए जाएंगे तो मान लो यहां पर कोई कोरल जो है वो ग्रो किया, एक कोरल मल्टीप्लाई करके दूसरा कोरल मल्टीप्लाई करके तीसरा कोरल चौथा कोरल, ऐसे ये कोरल का पूरा पहाड़ बनता रहता है। ये मतलब एक तरह से ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ये, ठीक है। और धीरे धीरे नीचे से पहाड़ बनते बनते ये समुद्र के सतह पर आ जाता है और आइलैंड बन जाता है। कोरल आइलैंड, लक्षद्वीप, मालदीव्स, ये जो आइलैंड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लक्षद्वीप है, मालदीव है, ये इस यहां पर जब तुम धरती देखोगे तो वो वास्तव में चट्टानी या बेस उसका जो है वो रियल रॉक या मतलब रियल सॉइल नहीं है, वो कोरल है। ये देखो बढ़ते बढ़ते ये आगे ऊपर आ गया। ये नीचे सारा क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। चौक है ना, चौक जिससे लिखते हो तुम, होता क्या है? ये बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट ही तो होता है। तो ये देखो ये कोरल है बेटा, ये कोरल, ये पॉलिप्स ही है। नीचे से धीरे धीरे कॉलोनी बनाते बनाते कहां चले आए? ऊपर चले आए। और ऊपर चले आए तो ऊपर हवा जो है मिट्टी उड़ा के ला रही है, बालू उड़ा के ला रही है, तो धीरे धीरे इसके सरफेस पर बेटा मिट्टी बालू सब जमा हो गया है। लेकिन इसका बेस किसका है? बेस किसका है? कैल्शियम कार्बोनेट का है। तो और इसको बोल देंगे कोरल आइलैंड। क्या बोल देंगे? कोरल आइलैंड, ठीक है। अब इसी कोरल आइलैंड पर लोग जाते हैं घूमने, लाखों रुपया खर्च करके है, इसी पर घर बना दिया, ठीक है ना, है? इसी में कुछ पाम का पेड़ लगा दिया है, ठीक है। पता चला रात में सोए हैं, अचानक नीचे से भरभरा गया सब, है? पता चले हम तो सो रहे हैं, अभी तैरते हुए दिख रहे हैं सवेरे अगले दिन। कितने लोगों को क्लियर हो गया चीज? तो ये बेसिक चीज है। तो कोरल, लक्षद्वीप है, मालदीव है, इसके नीचे
कोई सॉलिड सबस्ट्रेटा नहीं है। मेरी बात समझ गए? जैसे अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार जो है वो हिमालय से बना है। किससे बना है? क्योंकि हिमालय किधर, अंडमान निकोबार किधर? हिमालय जो है वो नॉर्थ साइड में है, तिब्बत और इंडिया के बीच में जा रहा है हिमालय। लेकिन ये हिमालय जाकर के जो हमारा बर्मा है ना, बर्मा इंडिया, वहां जाके टर्न ले लिया और टर्न लेकर के बे ऑफ बंगाल में डूब गया और डूब करके फिर अंडमान निकोबार आइलैंड के रूप में ऊपर उठ गया और ऊपर की सरफेस घिस गई। नहीं समझे? तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड किसका और किससे ओरिजिनेटेड है? हिमालय से। और वहीं लक्षद्वीप किसकी ओरिजिन है? कोरल आइलैंड। कितने लोगों को समझ में आ गया चीज? तो कोरल आया है तो मैंने उसको थोड़ा बता दिया, ठीक है? कितने लोगों को समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, तो ये वही कोरल है। अंदर ये पॉलिप मरते जाएंगे मरते जाएंगे, उनका कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो इकट्ठा होता जाएगा इकट्ठा होता जाएगा, उनके स्केलेटन है ये, इकट्ठा होते गए इकट्ठा होते गए इकट्ठा होते गए, जमते गए, पूरा कैल्शियम कार्बोनेट का पूरा ये पहाड़ खड़ा हो गया समुद्र के अंदर। और जैसे भी ग्लोबल वार्मिंग होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, ये सब अपना गलना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले यही सब आइलैंड खत्म होंगे समुद्र के अंदर से। कितने लोगों को क्लियर हो गया चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब इसके बाद लिख लेना, जो सीलेंट्रेट्स होते हैं, कुछ सीलेंट्रेट्स ऐसे होते हैं जिनमें पॉलिप और मेडुसा फॉर्म दोनों बनता है, जिसमें पॉलिप और मेडुसा फॉर्म दोनों बनता है। इन सम both polyp and medusa form, both polyp and medusa forms both are observed। अच्छा, हाइड्रा में कौन सा फॉर्म देखा जाता है? जेलीफिश में मेडुसा। लेकिन एक और सिलेंट्रेट होता है जिसको ओबिलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ओबिलिया। तो लिख लो कौन सा सिलेंट्रेट में दोनों फॉर्म देखा जाता है? ओबिलिया में। ये लिख रहा है ओबिलिया में। तो ओबिलिया में पॉलिप स्टेज भी देखा जाता है और मेडुसा स्टेज भी देखा जाता है, ठीक है? और पॉलिप स्टेज से ही मेडुसा स्टेज बनता है और मेडुसा स्टेज से ही पॉलिप स्टेज बनता है। यानी कि ये जो पॉलिप स्टेज देख रहे हो, मतलब ऐसे ही मॉडल डायग्राम बना दे रहे हैं, उसमें पॉलिप स्टेज होगा और इसी से मेडुसा स्टेज बनेगा। इसी से क्या बनेगा बेटा? मेडुसा स्टेज बनेगा, मेडुसा स्टेज बनेगा। और मेडुसा से फिर क्या बन जाएगा? पॉलिप। इसी अल्टरनेशन ऑफ पॉलिप एंड मेडुसा फेज को ही मेटाजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटाजेनेसिस बोलते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शब्द भी यहां इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना? तो इसको हम मेटाजेनेसिस बोलेंगे। बेटा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में जनरली हैप्लॉयड और डिप्लॉयड का अल्टरनेशन होता है, तब ये सही में वर्ड यूज होता है। लेकिन ये दोनों ही डिप्लॉयड है, दोनों ही क्या है? डिप्लॉयड है। तो याद रखना, पॉलिप स्टेज भी डिप्लॉयड होता है, समझो, पॉलिप स्टेज भी डिप्लॉयड है और मेडुसा स्टेज भी डिप्लॉयड है। बेटा ये पॉलिप स्टेज से मेडुसा बनता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। कैसे बनता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। मेडुसा के बॉडी से ना छोटे छोटे बड निकलेंगे, वही बड टूट के अलग हो जाएंगे और हर बड क्या बना लेगा? मेडुसा। सो मेडुसा पॉलिप से कैसे बनता है? बडिंग से बनता है। कैसे बनता है? तो बडिंग में तो प्लॉइडी चेंज होगी नहीं, तो जो पॉलिप की प्लॉइडी होगी वही मेडुसा की भी प्लॉइडी होगी। कितने लोगों को समझ में आया? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है। तो वही लिख रहा है कि पॉलिप स्टेज शो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मेडुसा स्टेज शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा ये गैमीट बनाएगा, इसमें माउथ के रास्ते, चूंकि इसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी अंदर होते हैं गैमीट बनाने वाली सेल्स, तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में गैमीट रिलीज होता है, माउथ के रास्ते गैमीट बाहर आ जाता है और बाहर आकर के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद लार्वा बनेगा, लार्वा क्या बना लेगा? पॉलिप। यानी कि मेडुसा से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनेगा पॉलिप, मेडुसा से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या बनेगा? पॉलिप। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन शो करता है? मेडुसा की पॉलिप? मेडुसा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलने का मतलब गैमीट कौन बनाता है? मेडुसा। कितने लोगों को समझ में आया? तो पॉलिप गैमीट नहीं बनाता, मेडुसा गैमीट बनाता है। इसी कारण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेडुसा हिस्सा लेता है। तो ये फॉर्म्स गैमीट। तो बेटा जब गैमीट बनेगा तो कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस की मियोसिस? मियोसिस। तो मियोसिस पॉलिप दिखाएगा कि मेडुसा दिखाएगा?
मेडुसा। ऐसे ही छोटा मोटा सवाल थोड़ा ट्विस्ट करके पूछ देगा कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेडुसा दिखा रहा है, और बेटा सीधा बैठो, ठीक है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेडुसा दिखा रहा है तो जाहिर सी बात है गैमिट भी वही बनाएगा। ये क्लियर हो गया? अब देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेडुसा कर रहा है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉलिप कह रहा है, और ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मेटाजेनेसिस। तो मैं तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शब्द बोलने से बचूंगा, अब उसमें तो लिखा ही होगा, लिखा ना, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, तो लिख लो दिस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो एनसीईआरटी बुक लिख रही, इसीलिए मैं बोलता हूं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो दिस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस। तो मेटाजेनेसिस सभी सीलेंट्रेट में नहीं पाया जाता है, ये सिर्फ उन सीलेंट्रेट्स में पाया जाता है जिनमें दोनों तरह का बॉडी फॉर्म एग्जिस्ट करता है। लाइफ के कुछ स्टेज में पॉलिप बनता है और उसी लाइफ के थोड़ा आगे जाने पर मेडुसा बन जाता है, फिर मेडुसा फिर अगले जनरेशन का पॉलिप बना लेता है। तो पॉलिप मेडुसा वो बनाते जा रहे हैं। जेलीफिश में खाली तुमको कौन सा स्टेज मिलेगा? मेडुसा। क्लियर? हाइड्रा में कौन सा स्टेज मिलेगा? केवल पॉलिप। तो हाइड्रा में सिर्फ पॉलिप ही देखा जाएगा तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहां होगा? जेलीफिश में केवल मेडुसा देखा जाएगा तो उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहां होगा? लेकिन ओबिलिया में पॉलिप और मेडुसा दोनों देखा जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे से बन रहे हैं, तो यहां अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है। लेकिन ध्यान रखना, यहां वो वाला अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं हो रहा जो ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में तुम लोग पढ़ रहे थे, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेज का अल्टरनेशन, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। यहां गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट वाली चीज नहीं है, यहां पॉलिप और मेड्यूसा दो अलग जनरेशन है ना, तो इसलिए इन दो जनरेशंस का जो अल्टरनेशन होगा इसी को बोलते हैं मेटाजेनेसिस। आई बात समझ में? चलिए, तो यहां लिख लेना, ये यही मेटाजेनेसिस है, और हमने तुमको प्लॉइडी बता ही दी है। तो कहीं भी मतलब अब सवाल तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन मेटाजेनेसिस में क्या क्या चीज ध्यान रखनी है, क्लियर हो गया? अच्छा, अब एक चीज बच्चे से पूछा था, क्या पॉलिप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं कि नहीं? क्या मेडुसा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाता है कि नहीं? बताओ। है? अच्छा, हाइड्रा बताओ। हाइड्रा में तो केवल पॉलिप स्टेज होता है, तो हाइड्रा क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता? उसमें गैमिट नहीं बनता? बोलो भाई। है? बनता। हाइड्रा में बडिंग्स होता है, हाइड्रा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। टाइप करो मोबाइल में, नेट पर, हाइड्रा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाता है। पॉलिप स्टेज दो सब दिखाएगा भाई। भाई जब उसके पास मेडुसा स्टेज नहीं है, जब उसके पास मेडुसा स्टेज नहीं है, इसका मतलब हाइड्रा में वेरिएशन हो ही नहीं सकता। हाइड्रा की डॉटर अपने पेरेंट्स से एग्जैक्ट मैच करेंगी केवल, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से उसमें केवल कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा है? एसेक्सुअल। जो भी स्पीशीज केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी, उसका धरती पर बने रहने का खतरा जो है, मतलब नहीं बन, लंबे समय तक बनी नहीं रह सकती। वेरिएशन होना जरूरी है, तभी वो इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को क्या करता रहेगा? बदलते रहेगा, एडाप्ट करते रहेगा। मान लो, इसीलिए कहा जाता है जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज है, इवोल्यूशन में पढ़ाएंगे, जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट जनरेशन के हुबहू हमशक्ल होती हैं, मतलब हर एग्जैक्टली क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं। तो पता चला पेरेंट 2000 साल पहले जैसा था और वो खाली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर करके अपनी प्रोजीनी प्रोड्यूस कर रहा है, तो आज जो डॉटर मौजूद है, उनकी पीढ़ी मौजूद है, वो आज उनमें वो वही कैरेक्टर देखे जा रहे हैं जो 2000 साल पहले थे। लेकिन इन्वायरमेंट तो बदल चुका है, इन्वायरमेंट तो वो नहीं है जो 2000 साल पहले का है, तो क्या वो सरवाइव कर पाएंगे? तो इसलिए बहुत अच्छा सवाल आता है सर्सन रीजनिंग का कि अगर समय के साथ ऑर्गेनिज्म में परिवर्तन नहीं हो रहा है, ऑर्गेनिज्म स्टेशनरी है, स्टैटिक है, उसमें कैरेक्टर्स घट बढ़ नहीं रहे हैं, तो वो इन्वायरमेंट के प्रति कैसे अपने आप को एडाप्ट करेगा? तो इसलिए कौन सा रिप्रोडक्शन जरूरी है। इसीलिए दुनिया में पहले ऑर्गेनिज्म आए तो उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था, लेकिन वो कुछ ही 100 साल तक जिंदा रहते थे, उसका पूरी पीढ़ी क्या हो जाती थी? समाप्त हो जाती थी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आता है, वेरिएशन आते हैं, अलग अलग कैरेक्टर डेवलप होते हैं, और वो इन्वायरमेंट से एडजस्ट करने में क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ही ये वेरिएशन जो है, डिफरेंट स्पीशीज जो है एग्जिस्ट कर रही हैं। समय बदल रहा है, माहौल बदल रहा है, इन्वायरमेंट बदल रहा है, तो स्पीशीज भी क्या हो रही है? बदल रही है। क्लियर हो गया? तो याद रखना, उस हिसाब से तो फिर हाइड्रा जो है कब का खत्म हो जाना चाहिए था, अगर केवल उसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो।
कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो पहली चीज तो ये बता दें, एनसीईआरटी बुक जब लिख रही है कि पॉलिप स्टेज जो है, लिख दो, पढ़ो क्या लिख रही है। पॉलिप स्टेज जो होता है वो सिलिंड्रिकल होता है, सेसाइल होता है, और उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये ओबीलिया के केस में लिख रहा है जिनमें मेटाजेनेसिस देखा जाता है, मतलब एक ऐसा सिलेंट्रेट जिसमें दोनों बॉडी फॉर्म है। तो चलो दो बॉडी फॉर्म है तो एक बॉडी फॉर्म जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, दूसरा बॉडी फॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। लेकिन उन सिलेंट्रेट्स का क्या जिसमें केवल पॉलिप स्टेज ही पाई जाती है, तो वहां तो उसको दोनों करना पड़ेगा। कितने लोग मेरी बात समझ गए? हाथ उठाओ, कितने लोग मेरी बात समझ गए? तो पॉलिप फॉर्म को ये कभी मत कहना कि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। किसके पॉलिप फॉर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा? जिनमें मेटाजेनेसिस देखी जाएगी। भाई हाइड्रा में तो वही एक बॉडी है, मेरी बात समझ गए? तो ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए जब हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखा है कि पॉलिप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाता है, तो एक पर्टिकुलर रेफरेंस में लिखा है जो मेटाजेनेसिस दिखाते हैं उसके लिए है ये। लेकिन हाइड्रा, सी एनिमोन, सी एनिमोन भी तो पॉलिप होता है, मूंगा, ठीक है? तो सी एनिमोन है, कोरल्स हैं, ये तो पॉलिप हैं। तो दूसरा कोरल बनेगा कैसे? बोलोगे बडिंग से। तो हम पूछेंगे क्या उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा? क्या होगा? होता है, सारे सिलेंट्रेट में होता है, चाहे पॉलिप हो चाहे मेडूसा हो। लेकिन जब मेटाजेनेसिस जिस सिलेंट्रेट में होगी वहां 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 कार्यों का बंटवारा हो जाता है कि भाई तुम ये काम करना, हम ये काम करेंगे। कितने लोगों को समझ में आ गया? गलती मत करना आप, ठीक है? तो अब आज के पहले क्या जानते थे तुम जानो। तो तुमसे कोई पूछे सिलेंट्रेट्स में जो पॉलिप स्टेज होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है कि नहीं, बोलोगे करता है, विद कंडीशन, विद कंडीशन। जिस सिलेंट्रेट में केवल पॉलिप स्टेज पाई जाएगी कोई चारा ही नहीं है, उसको करना ही करना है। लेकिन जिस सिलेंट्रेट में पॉलिप और मेडुसा स्टेज दोनों पाया जाएगा उसमें नहीं करेगा। उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कार्य कौन करेगा? मेडुसा करेगा। खत्म हो गया। कितने लोगों को क्लियर हो गया फाइनली ये? चलो आगे बढ़ते। अब इसका लिख लो, इनमें सीधे एग्जाम्पल पर आ जाओ। एग्जाम्पल कौन कौन सा दिया बेटा? पाइसेलिया, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, इसको कॉमन नेम इसका है। दूसरा क्या है बेटा? एडम्सिया सी एनिमोन, लिख लो एडम्सिया, ये साइंटिफिक नेम है सारा, सी एनिमोन कॉमन नेम है, सी एनिमोन। फिर होगा पिनेटुला, यहां लिख दे रहा हूं पिनेटुला, सी पेन, कॉमन नेम क्या है? सी पेन। उसके बाद गॉर्गोनिया है, सी फैन, गॉर्गोनिया हो गया, सी फैन। और उसके बाद हो गया ब्रेन कोरल, मिएंड्राइना, स्पेलिंग क्या है? MEANDRINA, मिएंड्राइना, ब्रेन कोरल, यही लिखा है ना? और भी एग्जांपल है, इतना ही दिया है, दे दिया। तो ये नाम याद रखना, फाइसेलिया, एडम्सिया, पिनेटुला, गॉर्गोनिया और मिएंड्राइना। और जेलीफिश तो बीच बीच में नाम आया है, आया ना बीच में टेक्स्ट में। तो जेलीफिश जो है वो बीच बीच में नाम आया है टेक्स्ट में, और उसको क्या कहेंगे? ऑरेलिया कहेंगे, ठीक है? क्लियर हो गया? तो सिलेंट्रेटा में ऑलमोस्ट हमने सब चीजें बता दी हैं आपको, ठीक है ना? सारा हो गया है, एक बार चेक कर लो, मिला लो, कोई पॉइंट छूट गया तो मुझे याद दिला दो, उसको भी डिस्कस कर दे। क्योंकि हमने उसको कई पॉइंट्स को इकट्ठा कर करके बताने की कोशिश की ना डायग्राम के साथ में, तो हो सकता है बीच में कोई स्किप हो सकता है, तो एक बार देख लो जरा। तो डाइजेशन हो गया है, स्टिंगिंग सेल हो गया है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी हो गया है, डिप्लोब्लास्टिक कल ही बता दिया था, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन कल ही बता दिया था, ठीक है ना? वो सब हो गया, ऑलमोस्ट हो गया, सब हो गया है जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है? चेक कर लेना। अब इसके बाद है तीसरा फाइलम, क्या है बेटा? टीनोफोरा। चलो उस पर चलते हैं। टीनोफोरा, आ जाओ, टीनोफोरा पढ़ते हैं, आओ पढ़े टीनोफोरा। टीनोफोरा, टीनोफोरा जो होता है इनको कॉमनली हम सी वॉलनट कहते हैं, सी वॉलनट, याद करते चलना। या इन्हीं को कॉम्ब जेलीज कहते हैं, कॉम्ब जेलीज कहते हैं,
कॉम्ब जेलीज। कॉम्ब जेलीज इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें कॉम्ब प्लेट्स पाए जाते हैं। लोकोमोशन के लिए क्या पाए जाते हैं? कॉम्ब प्लेट्स पाए जाते हैं, इसलिए कॉम्ब जेली कहते हैं। कॉम्ब प्लेट्स फॉर लोकोमोशन, बेटा आवाज नहीं, फॉर लोकोमोशन। पीछे बात कर रहे, मेरी पीछे भी आंख है, बता दे रहे, ठीक है। और जेलीज क्योंकि इनके बॉडी में काफी मोटी मीजोग्लिया होती है। आपको मालूम है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल जो होते हैं उनमें एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में एक लेयर होता है केमिकल का, क्या नाम है? मीजोग्लिया। सीलेंट्रेटा में भी मीजोग्लिया होगा बिकॉज वो डिप्लोब्लास्टिक है। टीनोफोरा में भी मीजोग्लिया होगा क्योंकि वो डिप्लोब्लास्टिक है, लेकिन उसकी मीजोग्लिया काफी मोटी होती है। और एक्टोडर्म और एंडोडर्म लेयर बहुत ही पतला होता है, और जेली बहुत ही ट्रांसपेरेंट होती है। तो एक जेली आप घर में देखे होंगे, ब्रेड पर जेली ओली लगाते हैं, तो ये देखने में उसी तरह से एकदम क्या होती है, हिलटी डुलटे रहते हैं और एकदम जेली जैसा दिखते हैं। यही चीज जेली फिश में भी सही है। सिलेंटेटा में कौन सी फिश है? जेली फिश। जेली फिश ट्रू फिश नहीं है, आपको मालूम है ना, वो कॉर्डेटा थोड़ी ना है, उसको फिश, वो ट्रू फिश नहीं है, बोल देते हैं बस। तो जेली फिश में भी मीजोग्लिया काफी मोटी होती है बाकी सिलेंट्रेट के तुलना में। लेकिन टीनोफोरा में ये जो मीजोग्लिया है वो सभी टीनोफोरन्स में काफी मोटा होता है, इसलिए पूरे ग्रुप को ही बोल देते हैं जेलीज। क्या बोल देते हैं? जेलीज, बिकॉज ऑफ वेरी थिक मीजोग्लिया। तो याद रखना, जेलीज क्यों बोलते हैं? वेरी थिक मीजोग्लिया, बहुत ज्यादा मीजोग्लिया के वजह से। मीजोग्लिया, तो जहां भी जेलीज, कॉम्ब जेली, जेली फिश, समझ जाना कि वहां कौन सा लेयर मोटा है? मीजोग्लिया मोटा है। चलो, अब हमारा सवाल तुमसे है कि टीनोफोरा में लोकोमोशन के लिए कितने कॉम्ब प्लेट्स पाए जाते हैं? 1, 4, 8 और मैनी। तो हाउ मैनी कॉम्ब प्लेट्स आर प्रेजेंट इन टीनोफोरा? क्या आंसर होगा? वेरी गुड, गलत है, ठीक है, करके आ गए और बाजा बज गया। तो जब हम खड़े हो और सवाल पूछ रहे हैं तो बहुत सतर्क हो जाना कि कुछ तो बात है, वरना मैं अपना टाइम क्यों इस चीज पर वेस्ट करूंगा। 8 रोज ऑफ कॉम्ब जेली है, देखो लिखा रोज, 8 रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्ब जेलीज। रोज है 8, कतारें हैं 8, लेकिन हर कतार में बहुत सारे कॉम्ब प्लेट्स होते हैं। तो देखो, टीनोफोरा की बॉडी जो होती है मेड्यूसा लाइक होती है। कैसी होती है? मेड्यूसा। बेटा बोलोगे सर आप इसमें क्यों मेड्यूसा बोल रहे हैं? बेटा ये टीनोफोरा पहले सिलेंटेटा में ही रखा जाता था, बाद में इसको निकाल के अलग कर दिया गया। तो इसकी बॉडी कैसी होती है? मेड्यूसॉइड होती है, मेड्यूसा लाइक होती है। और इसमें ये माउथ होता है, ये हाइपोस्टोम है, और अंदर इसमें भी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। यानी इसमें भी अंदर क्या होगी? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होगी। इसमें भी हाइपोस्टोम होगा, मतलब सब कुछ सिलेंटेटा जैसा होगा। कितने लोगों को समझ में आया? बस टेंटिकल उस तरह से नहीं होंगे जैसे उसमें होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक भी है, मीजोग्लिया भी है, रेडियल सिमेट्री भी है, एसिलोमेट भी है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन भी है, सब तो मैच कर रहा है सिलेंट्रेटा से। समझ में आया? बस अंतर क्या है कि इसमें जो लोकोमोशन के लिए, अब मान लो यहां हम दोबारा चित्र बना दे रहे हैं, लोकोमोशन के लिए इनके बॉडी पर ये सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स का रो होता है। ये मान लो एक रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है, ठीक है ना। इनके बॉडी पर चारों तरफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स के 8 कतारें होती हैं। ये देखो सिलिएटेड कंघी, देखो कंघी ऐसे, ये सीलिया निकला हुआ है। क्या निकला है? सीलिया। कंघी जैसा है कि नहीं है? ये देखो, ये कंघी जैसा है कि नहीं है? ये सीलिया निकला हुआ है एक जगह से। ये एक बेस है और बेस से क्या निकला हुआ है? सीलिया। तो तुम देखो, इनमें सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स पाए जाते हैं। यहां से सीलिया निकलेगा, यहां से सीलिया निकलेगा, यहां से सीलिया निकलेगा, यहां से सीलिया निकलेगा। ऐसे मैं बना दिया, लाइन खींच दिया, यानी इन जगहों से सीलिया निकलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि देखो, सीलिया निकला, ये एक कॉम्प्लेट हुआ, क्या हुआ? कॉम्ब प्लेट। यहां से सीलिया निकला, दूसरा कॉम्प्लेट हुआ, फिर सीलिया निकला। बेटा बैठो सीधा, तकिया क्या मंगवा दे, ठीक है। अब देखो, या तबीयत खराब हो सही में तो सही में मंगवा दे। ये देखो, कितने लोगों को चित्र समझ में आ रहा है? तो कितने कॉम्ब प्लेट हुए? 8। फिर बोल रहा है, और ये मतलब जो है
8 रोज ऑफ कोम्ब प्लेट है बेटा। हमने पूछा क्या, हाउ मेनी, अब यही अगला सवाल पूछते, हाउ मेनी रोज ऑफ कोम्ब प्लेट, आंसर बदल गया। जो तुम निकलवाना चाह रहे थे अब हो गया, बोलो 8, बोलो चिल्ला के बोलो 8। तो हाउ मेनी कोम्ब प्लेट्स एंड हाउ मेनी रोज ऑफ कोम्ब प्लेट्स, अंतर होता है, ठीक है। तो याद रखना। तो अब आपको समझ में आ गया ना क्यों मेनी होगा। कितने लोगों को कोम्ब प्लेट अच्छे से समझ में आ गया। तो ये रोज है बेटा, मैं इसको लिख देता हूं, इसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना। ये एक रो है, ये दूसरी रो है, ऐसे चारों तरफ कितनी रो हो जाएंगी, 8। जैसे मान लो ये एक रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, ये तीसरा रो हो गया, फिर चौथा, फिर पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ऐसे 8 रो है, ठीक है ना। वो जो धारियां होती है ना, खरबूजा अरबूजा लाते हो घर में तो खरबूजा पर धारी होती है कि नहीं, समझ लो एक खरबूजा है, पानी में तैरता हुआ खरबूजा है, समझ में आया। और खरबूजे में जो धारियां हैं वो रो हैं, क्या है, रो है। और उसी रो में से जगह जगह से क्या निकला है, सीलिया का बंच निकला हुआ है, और हर सीलिया का बंच जो है एक कोम्ब है, समझ में आ गया। तो कोम्ब प्लेट और रोज ऑफ कोम्ब प्लेट कभी भूलना मत, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया रोज ऑफ कोम्ब प्लेट। तो ये वाला पॉइंट भी हमने आपको समझा दिया कि टीनोफोरा में जो लोकोमोशन होता है वो कोम्ब प्लेट से होता है, और कोम्ब प्लेट बॉडी सरफेस पर पाए जाते हैं। कितने रोज में पाए जाते हैं, 8 रोज में, यानी सीलिएटेड कोम्ब प्लेट्स। और ये कोम्ब प्लेट्स बना होता है सीलिया का, किसका बना होता है, सीलिया का। तो कौन सा फाइलम है जिसमें सीलिया से लोकोमोशन होता है, ऐसे भी पूछ देगा। सीलिया से लोकोमोशन होता है, टीनोफोरा में सीलिया से लोकोमोशन होता है, और वो सीलिया जो है झुंड में, समूह में निकलते हैं, और हर सीलिया के एक एक समूह को क्या बोलते हैं, कोम्ब प्लेट। ऐसे बहुत सारे कोम्ब प्लेट होंगे। अब इसमें मान लो 50 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं, इसमें भी ऐसे ही 50 70 ऐसे, तो तुम्हारा कोम्ब प्लेट तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन उनकी कतारें तो सिर्फ 8 ही होंगी। कोई कंफ्यूजन बेटा, किसी को दिक्कत, तो अब सवाल लगाओगे तो लग जाएगा ना। हाँ, अभी भी अगर ध्यान से नहीं पढ़े, कि ध्यान से पढ़ो चाहे ना पढ़ो, एक तो होता ना कि ध्यान देना, कोई इशू नहीं। चलो, तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि टीनोफोरा को कोम्ब जेली क्यों बोलते हैं। इसी में जिक्र हुआ कोम्ब प्लेट का, और कोम्ब प्लेट की कहानी यही खत्म हो गई। कोम्ब प्लेट लोकोमोशन में हेल्प करता है। कितने कोम्ब प्लेट्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये बहुत सारे कोम्ब प्लेट्स रैंडमली इधर उधर अरेंज नहीं होते, ये रोज में अरेंज होते हैं। और टोटल कितने रोज होते हैं, 8 रोज होते हैं, ये मतलब है इसका। समझ में आया, ठीक है। सवाल भी पूछ सकता है कि the comb plates present in Ctenophora are arranged randomly only on the top of body, at the base of body, in rows from top to bottom। तो ऊपर से लेके नीचे तक कतारों में अरेंज होते हैं, रोज में अरेंज होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये लिख रहा है कि टीनोफोरा जो होते हैं शुरुआत में एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं। टीनोफोरा एक्वेटिक तो होंगे ही, एक्वेटिक तो लिख ही लो पहले, पानी में ही पाए जाते हैं और केवल समुद्र में पाए जाते हैं, एक्वेटिक। और लिख लेना एक्सक्लूसिवली मराइन, एक्सक्लूसिवली मराइन। एक्सक्लूसिवली मराइन का मतलब होता है केवल समुद्र में पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर में एक भी मेंबर नहीं मिलेगा। ऐसे ही एक दूसरा फाइलम जब हम लोग इकाइनोडर्मेटा पढ़ेंगे, कौन सा, इकाइनोडर्मेटा, वहां भी लिखा मिलेगा एक्सक्लूसिवली मराइन, यानी इकाइनोडर्मेटा का भी कोई मेंबर फ्रेश वाटर में नहीं होगा, केवल समुद्र में होगा। टीनोफोरा का भी कोई मेंबर फ्रेश वाटर में नहीं होगा, सारे किस में होंगे, समुद्र में होंगे। समझ में आया। ऐसे ही प्रोटोकॉर्डेटा, कॉर्डेटा में जब पढ़ोगे प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा समझ रहे हो ना, प्रोटोकॉर्डेटा का मतलब सिफेलोकॉर्डेटा, नाम सुना है, सिफेलोकॉर्डेटा का नाम सुना है ना। तो उसमें सिफेलोकॉर्डेटा और एक और है, यूरोकॉर्डेटा। तो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा ये भी एक्सक्लूसिवली मराइन है। तो यही किनारे लिख लो कहीं, वो आगे आएगा ही आएगा, तो मतलब याद तो रहे तुम्हारे पास कि यहाँ की, अरे ये 3 4 हमको याद रखना है। पहला टीनोफोरा, टीनोफोरा, दूसरा इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, तीसरा प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा। अच्छा, और प्रोटोकॉर्डेटा में 2 हैं, यूरोकॉर्डेटा,
और सिफेलोकॉर्डेटा। मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, सिफेलोकॉर्डेटा, ये आगे पढ़ना है। और बेटा एक और है, हेमिकॉर्डेटा भी तो है, वो भी एक्सक्लूसिवली मराइन है। हेमिकॉर्डेटा मतलब एज अ फाइलम बात करें तो टीनोफोरा पूरा का पूरा फाइलम, इकैनोडर्मेटा पूरा का पूरा फाइलम, और हेमिकॉर्डेटा पूरा का पूरा फाइलम। लेकिन कॉर्डेटा पूरा नहीं, कॉर्डेटा में जो अर्ली कॉर्डेट हैं जिनको क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स, वो एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं। तो ये सारे केवल समुद्र में पाए जाते हैं, केवल समुद्र में पाए जाते हैं, एक्सक्लूसिवली मराइन। ठीक है, तो ये सब एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, ध्यान रखिएगा, वो आगे भी काम आएगा। अच्छा, अब इसके बाद इसमें वही सारी चीज आपको लिखनी जो हमने मेरी मुंह से बोला है कि ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, तो लिख लोगे, इसमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं, रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं, ये सब देखो लिखा होगा। उसके बाद हाँ, इनमें जो है ए सीलोमेट होते हैं, लिख लेना, ए सीलोमेट होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, लिख लेना, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, रेडियल सिमेट्री, ए सीलोमेट, डिप्लोब्लास्टिक, ये सब जो है वो सिलेंट्रेटा फाइलम से मिल रहा है एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें लिख लेना कि इसमें भी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है। कहीं पूछ दिया, मान लो पूछ दिया, तो ऐसा सोचो तो किताब में लिखा है कि नहीं लिखा है, लेकिन गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी लिख लेना प्रेजेंट, ये लिखा हो चाहे ना लिखा हो, पता होना चाहिए, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। तो ये साबित करता है कि ये कभी ना कभी सिलेंट्रेटा के ग्रुप में रखे गए हैं। अच्छा, उसके बाद लिख लेना, इसमें मेंशन कर लो, डाइजेशन इसमें एकदम एग्जैक्टली सिमिलर होता है। कैसे कैसे होता है डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर। भाई गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है तो डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर भी होगा और इंट्रासेलुलर। तो डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर। तो डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इंट्रासेलुलर भी होता है। तो डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, डाइजेशन हो गया। अब इसके बाद लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इसमें ज्यादातर ऑलमोस्ट कहा जाए तो टीनोफोरंस में, ज्यादातर टीनोफोरंस में क्या होता है, बायोलुमिनेसेंस देखा जाता है। क्या दिखाता है, बायोलुमिनेसेंस, इनके शरीर से रोशनी निकलती है। जेलीफिश भी बायोलुमिनेसेंस दिखाती है बहुत सारी, सिलेंट्रेटा में भी बायोलुमिनेसेंस देखा जाता है, लेकिन उसमें हाइड्रा तो नहीं दिखाता, सी एनिमोन तो नहीं दिखाता, पॉलिप्स तो नहीं दिखाते, कुछ वो भी जेलीफिश सारी नहीं दिखाती, सर्टेन जेलीफिशेस दिखाती हैं। लेकिन ये टीनो पूरा का पूरा क्या दिखाता है, बायोलुमिनेसेंस। एक आध कोई मेंबर ना दिखाए वो अलग बात है, 100 में 99 दिखाएंगे। सिलेंट्रेटा में क्या है, 100 में 5% दिखाएंगे, 95% नहीं दिखाएंगे। तो इसलिए बायोलुमिनेसेंस एज अ प्रॉपर्टी किसके लिए यूज करना ज्यादा सही है, सिलेंट्रेटा के लिए कि टीनोफोरा के लिए, टीनोफोरा के लिए। तो लिख लेना बायोलुमिनेसेंस, शो बायोलुमिनेसेंस तो शो बायोलुमिनेसेंस। बायोलुमिनेसेंस का मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट, property of living organism to emit light, property of living organisms to emit light, to emit light, लाइट को इमिट करने की प्रॉपर्टी जब लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ जाती है तो उसको बोलते हैं बायोलुमिनेसेंस। ठीक है, आई बात समझ में। और याद रखना, एक बायोटेक्नोलॉजी में एक बंदर बनाया जाता है, एंडी। ठीक है, तो याद रखना, तो ठीक है, ये एंडी जो था ये मंकी बनाया गया था, बंदर, ये रोशनी छोड़ने वाला बंदर था। हरे रंग की रोशनी इसके शरीर से निकलती है। क्यों, क्योंकि इसमें जेलीफिश का जीन डाला गया था। क्या डाला गया था, जेलीफिश का जीन। एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसका किसका जीन डाल दिया गया था, जेलीफिश का। तो हर सेल में वो जीन आ गया, और वो जो केमिकल बनता है जिसके ऑक्सीडेशन से रोशनी निकलती है, एक्चुअली रोशनी क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म है।
एटीपी बनती है ना, थर्मल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया था बॉडी में, लाइट एनर्जी में। समझ में आया? तो एनडी बायोटेक्नोलॉजी में ये एक ट्रांसजेनिक मंकी है जो क्या निकालता है, रोशनी निकालता है, और उसमें किसका जीन डाला गया है, जेलीफिश का। तो वो जो बायोल्यूमिनेसेंस आया तो वहां से याद आ गया मुझे। और ये एनडी जो है इनवर्स डीएनए, ये इसका फुल फॉर्म क्या है, इनवर्स डीएनए। नहीं समझे? आई मतलब क्या, इनवर्स। इनवर्स डीएनए कैसे पढ़ेंगे, डीएनए, इनवर्स डीएनए। एनडी का फुल फॉर्म क्या है, नहीं समझे? उधर से पढ़ेंगे, इनवर्स है तो इनवर्स ही पढ़ो ना। नहीं समझे मेरी बात? तो एनडी का फुल फॉर्म क्या है, इनवर्स डीएनए। और ये हमको कैसे याद आया, क्योंकि जब मैं यूपीएससी का इंटरव्यू देने गया, आईएएस का इंटरव्यू देने गया, ये हमको याद है 1999 की बात है। तो जो बोर्ड बैठा उसने पूछा हमसे, समझ में? क्योंकि भाई सब्जेक्ट से तो पूछेगा ना आपके, तो उस समय तो ये कुछ चीजें ऐसी होती जो आपको कभी जीवन में नहीं भूलती। तो उसने और कुछ नहीं पूछा ये सब कुछ पूछ लिया, फिर पूछा कि एनडी का फुल फॉर्म क्या है, क्यों एनडी, क्यों नहीं कुछ और, एक्स वाई जेड, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो हमसे ना पूछ रहा था, ठीक है भाई, देखो होता क्या है, कुछ तो चीज अपना बना लो, कुछ तो चीज अपना बना लो, फिजिक्स को अपना बना लो, हिंदी को अपना बना लो, संपूर्णानंद बन जाओ, जाके कंदरा में कविता लिखो। कोई चीज सब्जेक्ट तुम्हारा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, जिसके लिए जियो मरो। ठीक है, कोई जरूरी है कि कोई चीज पढ़ो तुम्हारे काम ही आए, ना काम आए, रुचि के लिए पढ़ो। पेंटिंग करना था पेंटिंग करो, कोई एक इंटरेस्ट कर लो। पेंटिंग है, खूब बढ़िया पेंटिंग बनाओ, उसमें खूब जितना सीखो। तुमको कंप्यूटर पर कुछ मतलब सॉफ्टवेयर सीखना है, खूब अच्छा डेवलप कर लो, एडिटिंग बहुत बढ़िया सीख लो। पढ़ाई अलग चीज होती है, शौक अलग चीज होता है। अगर पढ़ाई ही तुम्हारा शौक हो जाए तो उससे बड़ी क्या चीज होती, ठीक है ना, उससे बड़ी क्या चीज होती है। अच्छा, साइंस साइड के बच्चों का सबसे बड़ा कमजोरी क्या होता है, लिखना, पोथा लिखना। कहते जाओ एस्से लिख के आओ, सामाजिक सोशल इशू पर क्या लिखेंगे, समझी नहीं आ रहा हमको, तो डीएनए आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस और यही सब आता है। टू द पॉइंट लिखने की बात, टू द पॉइंट लिखना। साइंस वालों का जो लैंग्वेज होता है बड़ा कमजोर होता है, सोचना समझना। किसी ऐसे चीज पर प्लेन में जा रहे हो, अचानक तुमको फोन आ जाए कि तुम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनाए जा रहे हो, क्या क्या करोगे तुम, क्या करेंगे, पूरी सब्जी खाएंगे, या गरीबों को गरीबों को जो है टॉफी बंटवाएंगे, बच्चों को ये करेंगे, बहुत पढ़ाएंगे लिखाएंगे, यही सब ना लिखोगे। कोई तार्किक बात नहीं दिमाग में आएगी तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारा शुरू से सोच नहीं ऐसा रहा है, सोचो ही नहीं हो कभी उस पर तुम, क्योंकि तुम्हारी दिशा ही अलग है। जो राजनेता होते देखते हो, हर चीज को डिफेंड कर ले जाते हैं, हर चीज को लगेगा कि यही सही बोल रहा है, उससे बात करोगे अरे ये इससे, ये तो उससे भी चैप्टर है, ये भी सही बोल रहा है, ठीक है। तब तक कोई और अरे ये तो सबका बाप है, ये सबसे सही बोल रहा है। मेरी बात समझे? तो तुम भाई राजनेता नहीं हो, टू द पॉइंट पढ़ने की आदत है तुमको, टू द पॉइंट पढ़ने की आदत है, तो तुम लोग फैला के नहीं लिख सकते। तो जो साइंस वाले बच्चे होते हैं, जहां जाके गिर जाते हैं, जैसे जीएस में हम लोग को नंबर मिलता था तो 40%, तो सिलेक्शन भी 55% 52% पर होता है यूपीएससी में, समझ में आया? वो हम लोग का ऑप्शनल, पहले 2 ऑप्शनल होते थे, जूलॉजी बॉटनी तो हमारा सब्जेक्ट ही था, आओ उसमें से पूछो हमको। लेकिन जहां मामला गड़बड़ होता था एसए में, जीएस में, अब इकोनॉमिक्स में रट के जा करके रेपो रेट, बैंक रेट या कितना लिखोगे तुम, जहां एनालिटिकल क्वेश्चन आ जाएंगे कि इस साल भारत की जो इन्फ्लेशन रेट ये है, अगले साल इतनी हो जाए, इसके लिए क्या क्या प्रयास आपको करना चाहिए, क्या क्या प्रयास हमको करना चाहिए। हम तो 3 ही 4 जानते, रटा रटाया है, आपने तो वहां ऐसा सिचुएशन दे दिया जिसके बारे में सोच भी नहीं सकता, और हमको क्या प्रयास करना चाहिए, बहुत अच्छा प्रयास करना चाहिए, मैं रहूंगा बहुत अच्छा काम करूंगा। अच्छा 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 ही लिख रहा है, उसमें काम की बात कुछ दिख ही नहीं रही है, तो लो बेटा 3 नंबर पा जाओ, कुछ लिख दियो तो। ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए देखो, पढ़ाई, मैं क्या बोला, पढ़ाई के साथ, पढ़ाई को बहुत स्ट्रेनियस नहीं बनाना चाहिए। पढ़ाई अगर तुम 8 घंटा करो, 6 घंटा करो, 2 घंटा अपने शौक का काम कर लो, क्योंकि एक दिन का तैयारी नहीं है। तैयारी के लिए मान लो 1 साल 2 साल 3 साल लगता है, 1 साल 2 साल 3 साल लगेगा, ये मत सोचो, जिसका हो गया हो गया, रियलिटी एक्सेप्ट करो। तो 3 साल मान लो पढ़ना है, 3 साल का पंचवर्षीय योजना बना लो, पंचवर्षीय योजना बोल रहे 5 साल नहीं, 3 साल की योजना बना लो। तुम कहोगे सर आप तो पहले ही 3 साल बोल दिए, हमको मालूम है भाई, यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम हमको मालूम है कि क्या तुम लोग लेके आए हो, इसलिए मिनिमम 3 साल लेके चलते हैं कि बच्चा हमको, अभी कल ही एक बच्ची का फोन आया कि सर वो इस बार आ गया है, सेकंड ड्रॉप नहीं ले सकते हैं एमबीबीएस या बीडीएस, या इसमें जो पहले 5 लाख रुपया दे करके फिर छोड़ करके अगले साल फिर दे सकते थे, अब वो हटा दिया गवर्नमेंट ने। कि अब इस साल, पहले का बच्चे क्या करते थे कि बीएमएस ज्वाइन कर लिया, कुछ ज्वाइन कर लिया, अगले साल तैयारी करते थे, एडमिशन तो ले लेते थे, साल बच जाता था और तैयारी करते थे, अगले साल फिर एमबीबीएस दे देते थे।
तो उसने पूछा कि सर अगर हम बीएमएस ज्वाइन कर ले, मान लो मेरा नहीं 2 साल से हो रहा है, तो कुछ ज्वाइन कर ले और अगले साल फिर तैयारी करे और दे दे, तो कहीं हमारे ऊपर तो नहीं है रोक है। तो वही मैं तुमसे कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं कब कौन सी पॉलिसी नियम आ जाए तो ऐसा तुमको अफसोस ना रहे कि अरे हम तो ये 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, चारों भी मेरा नहीं बना पाए और हम आगे कुछ और भी नहीं करने लायक हुए। तो तैयारी को कभी बोझ के साथ मत लीजिए, आप तैयारी को एंजॉयमेंट के साथ करिए। होगा होगा, नहीं होगा तो डॉक्टर इतनी छोटी चीज है ना तुम्हारे लाइफ के आगे कि कोई उसका वैल्यू नहीं है। मेडिकल का एग्जाम बस अपने लाइफ का एक फेज समझो कि जैसे हम इंटर 11 12 पढ़े हैं वैसे 2-3 साल अपने आप को देंगे, लेकिन 3 साल 2 साल 3 साल देना बनता है, यह मेरा अपना मानना है। जितना मेरिट है, जिस तरह की आप स्कूलिंग करके आए हैं, जितना आपको टीचर आपको पढ़ाने वाले मिले हैं, जिस तरह से पढ़ाए हैं, मैं हमेशा टॉपर्स की बात नहीं करता, जनरल लोगों की बात करता हूं कि जनरलों का सिलेक्शन कैसे होता है। जो सामान्य लोग हैं, जिनका बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेन नहीं है, जिनको माहौल उस तरह का नहीं मिला है, तो उनको 2-3 साल लगता है। और जो आप अगर सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों 2-3 साल बोल रहा हूं। आप में से कितने उतना उसको भी क्रॉस करके बैठे हुए हैं, ठीक है। मैं टॉपर की बात ही नहीं करता, वो हमारे कभी भी सीन में रहता नहीं ना, तो उसको देख के कभी हमको बोलते सुनोगे देखो वो उतना पाया तुम कितना पाए कब, और ना ही टेस्ट में किसी को उसको आके ताली बजवाता हो, चोर कहीं का यहाँ पा गया 620 नंबर, ये 100 सवाल में तुम 620 पा गए और कॉलर उठा के घूम रहे हो। है? अभी लाओ बना दे उसी 620 को, दिखवाता हूँ कैसे 200 मिलेगा उसी सब्जेक्ट में। है? अभी उसी का पेपर मैं बना दूंगा और चालू की भाई मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, मैं ही तो क्लास लेता हूं ना तुम्हारा, मैं ही क्लास लेता हूं, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम मेरे क्लास लिए मैं सब कुछ बता दिया फिर भी तुमको नहीं पाने दूंगा, फिर भी नहीं पाने दूंगा, वो चीज तो कभी आने नहीं दूंगा तुम्हारे दिमाग में। अभी पूछो ना कॉम्ब प्लेट, तो ऐसे कितना निकलेगा उसी एक पैराग्राफ में। तो हमेशा पढ़ाई को एंजॉयमेंट के साथ पढ़ोगे, कभी बोझ नहीं लगेगा। ये थोड़ा जरूरी है, प्रवचन थोड़ा जरूरी है, कभी कभी ये जरूरी होता है, ठीक है। कभी उतना ज्यादा लंबा लेके नहीं जाता, लेकिन ये जरूरी है आज, क्योंकि कल बच्ची बहुत फ्रस्ट्रेट थी, तो हम कहे बेटा कुछ नहीं, जीवन से बड़ा कुछ नहीं है, तुम डॉक्टर नहीं बनोगे, तुम सही माइंडसेट के रहोगे, 2 लोग को पढ़ा दोगे, अपने भाई बहनों को बना दोगे। लाइफ में डॉक्टर ही बनना सब कुछ नहीं होता है। हजारों लाखों डॉक्टर पढ़े, कौन किसको पूछ रहा है, गली गली में हरा पर्दा टांग लिया, डॉक्टर बन गया, डॉक्टर झटका, डॉक्टर ये सबकी लाइफ अच्छी हो गई है क्या? वो कॉमिक्स में है ना डॉक्टर झटका, जब दांत उखाड़ता है तो सीने पर पैर रख करके सड़सी से दांत उखाड़ता है। ऐसी डॉक्टरी से क्या फायदा जो है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। डॉक्टर झटका और का साइंटिस्ट था, तो साइंटिस्ट वो भी तो साइंटिस्ट ही है, दांत निकालने का साइंस जानते हैं, है? ठीक है। अब देखो, तो बायोल्यूमिनेसेंस सबको समझ में आ गया। जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से रोशनी निकलेगी तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, बायोल्यूमिनेसेंस। तो टिनोफोरन्स में बायोल्यूमिनेसेंस देखा जाता है। अच्छा एक और चीज लिख लो, ये जो टिनोफोरन्स होते हैं इसमें केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली, इसमें केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, ध्यान रखना। तो साफ साफ लिख लेना नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा ये एनसीईआरटी बुक की बात मैं बता रहा हूं, नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब ओनली लिख दिया तो इसका दूसरा मतलब यही निकला, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा अब उसके एक चीज और लिख लो, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट यानी बाइसेक्सुअल, और इसमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इसमें लाइफ साइकिल में लार्वल स्टेज पाया जाता है, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट लिखा है ना, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। और इनके 2 एग्जाम्पल दिए हैं बेटा, प्लूरोब्रैकिया, स्पेलिंग क्या है, PLEUROBRACHIA, और दूसरा दिया टीनोप्लाना, सी साइलेंट है, टीनोप्लाना। और बगल में एक डायग्राम दिया होगा ऐसे गोल सा बनाया ना बेटा, और इसमें ऐसे हाँ ये प्लूरोब्रैकिया क्या दिया है बेटा, ठीक है ना। तो प्लूरोब्रैकिया क्या दिया है, इसको देखो क्या, यहां पर ध्यान से देख लेना, ये ऐसे, और इसमें पाउच होता है, इसी पाउच से 2 टेंटिकल निकले होते हैं, कितने, 2, ऐसे लंबा सा। अब बेटा इस 2 टेंटिकल निकले हैं ना, तो उसमें ऐसा दिखा रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, लग रहा है यही सीलिया है, क्या लग रहा है, यही सीलिया। बहुत बच्चे सोचेंगे यही कॉम्प्लेट है, ये सीलिया नहीं है, टेंटिकल है, उसकी ब्रांच है, ये क्या है, ब्रांच है। तो ये टेंटिकल है बेटा,
कितने टेंटिकल्स दिख रहे हैं आपको? हाँ, तो 2 टेंटिकल पाए जाते हैं, याद रखना। उतने टेंटिकल नहीं होते जिस तरह से हाइड्रा में, जेलीफिश में बहुत सारे टेंटिकल होते हैं, 10 15 20, इसमें 2 टेंटिकल होंगे मैक्सिमम, 2 टेंटिकल। और इन्हीं टेंटिकल की मदद से ये चलते तो किसके वजह से हैं? कॉम्ब प्लेट्स की वजह से, कॉम्प्लेट की वजह से। इनके बॉडी के ऊपर कॉम्प्लेट पाए जाते हैं बेटा, ऐसे ऐसे ना कॉम्प्लेट पाए जाते हैं। तो चलते तो कॉम्प्लेट की मदद से हैं, टेंटिकल की मदद से वो अपने आप को अटैच करते हैं किसी सरफेस से। ये देखो कॉम्प्लेट्स है, यही कॉम्प्लेट्स है, ठीक है। कितने लोगों को समझ में आ गया चीज? टेंटिकल का रोल क्या है? अटैचमेंट टू द सरफेस, या फिर भोजन को पकड़ के अपने मुंह में डालना, जो हाइड्रा में होता है। और इसमें स्टिंगिंग सेल नहीं होती है, ध्यान रखना, स्टिंगिंग सेल नहीं होती इसमें। टेंटिकल के ऊपर स्टिंगिंग सेल नहीं होती तो फिर बोलो ये क्या बना रहे हैं? लासो सेल्स, LASSO, लासो सेल, या इसी को बोलते हैं कोलोब्लास्ट। कोलोब्लास्ट, इससे गम निकलता है, चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जिसके मदद से टेंटिकल से सट जाते हैं। तो पानी का बहाव अगर तेज है तो जहां रुकना चाहेंगे वो लंगर डाल देंगे। लंगर जानते हो ना, जहाज को कहीं रुकना होता है तो जहाज क्या करता है, एक नीचे से उसके बॉटम में एक ढक्कन होता है, ढक्कन, एंकर उसको बोलते हैं। तो ये एंकरिंग के लिए हेल्प, इसे तो एंकरेज वर्ड आया है। क्या है? एंकरेज। एंकर को ही, एंकरिंग को ही बोलते हैं लंगर डालना। जहाज ने लंगर डाल दिया बंदरगाह पर, हिंदी में पढ़े होगे ना, हिंदी कौन पढ़ता है? जहाज ने बंदरगाह पर लंगर डाल दिया तो कहेगा लंगर पतंग उखाड़ने के लिए। क्या पतंग? पतंग जानते हो? पतंग, आजकल के बच्चे पतंग भी नहीं जानते हैं। बच्चे को ले जाना पड़ता पतंग की दुकान पर, मंझा, सद्दी, चरखी, ये सब उसको बताना पड़ता है। मंझा, सद्दी, चरखी, रेती रोड पर जाओ, पतंग की दुकान है, और पतंग तुम भी उड़ाया करो कभी कभी छत पर जाकर के। वो जीवन खत्म हो गया जो उसका आनंद था। आज बच्चे मोबाइल में घुसे हुए, टैब में घुसे हुए, जबरदस्ती उनको बैठाओ, ले जाओ, भाई बहन हो, चल बेटा देख पतंग इसको बोलते हैं। पतंग विलुप्त हो गया है। पतंग ला करके लोग घरों में फ्रेम में टांग करके कहेंगे अरे ये क्या, ये पतंग है। खत्म हो गया वो सब लाइफ। ठीक है, चलो कल के क्लास में डिस्कस करेंगे।